हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल योर प्रेप और आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी 2024 जीएस पेपर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। मैं पहले 15 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करूंगा और उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि है ना क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। और आइडियली इन 20 वर्ड्स लिखा हुआ है तो 20-25 तक चल सकता है। किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा भी इट्स ओके। 2 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपने मान लीजिए 35 में 40 में लिख दिया, हो सकता है 1 मार्क मिले आपको, आंसर आपने सही लिखा हो तो मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट कॉल मार्क्स। मार्क्स जो हमें क्वेश्चन में मिलेंगे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर लिखने में। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू बी क्विक। और मैं कोशिश करूंगा 10-10 मिनट की जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं क्योंकि आई यूज़ अ सॉफ्टवेयर, वो 10 मिनट देता है फ्री। सो इसमें हम एम का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हाँ, उससे पहले चलो 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, नेम ऑफ द 4 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के 4 लोगों के नाम बताने हैं आपको। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने अच्छे से दिया हुआ है। बी आर अम्बेडकर साहब हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, अयंगर नीचे वाले हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी। गलती से निकल गया यार, कमेंट मत कर देना। तो ये 4 हो गए आपके नाम। मैंने इनका क्या करा है कि पहले जो 15 क्वेश्चंस हैं इनको सबको मैंने अच्छे से सॉल्व करके और नीचे इनका पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो जब भी इस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकलवाने जाएंगे मार्केट में तो आप पूरा की पूरा है ना एक्सप्लेनेशन भी देख लेना। हाँ, थोड़ा सा बिट लेंदी है, मैं कोशिश करूंगा 2023, 2022, 21, 20, 19 यहाँ तक सबका बनाओ, लेकिन उसके लिए मेरे को चाहिए भाई कमेंट में लिखो कि यार बनाओ यार, तुम बढ़िया बताते हो। जीएस पेपर 2 अच्छा है मेरा बहुत। उसके अलावा मैं जीएस पेपर 1 का जो डिजास्टर वगैरह वाला सिस्टम है, ज्योग्राफी सेक्शन है, बहुत अच्छा है मेरा। मैं वो पढ़ा दूंगा आपको बहुत अच्छे से। एथिक्स वगैरह बहुत अच्छा है मेरा। सोशोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, मतलब यूपीएससी करने के सब्जेक्ट्स में। सो मैं एमए इन सोशोलॉजी हूँ, तो सोशोलॉजी मेरा ऑप्शनल भी है। तो मैं सोशोलॉजी पढ़ा दूंगा बहुत अच्छे से, चीज़ें करा दूंगा यार, बस सुनते जाओ अच्छे अच्छे से। इंग्लिश मीडियम के लिए जितना अच्छा हो सके हम ट्राई करेंगे कंटेंट बनाने का, यूपीएससी लेवल का कंटेंट ट्राई करेंगे बनाने का। बिकॉज बहुत सारा कंटेंट अच्छा नहीं है, मैं किसी भी टीचर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट मैंने देखा है कि इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा कंटेंट अच्छा कम है, कम अच्छा है। सो वो समझ लो अपने हिसाब से। चलो टाइम निकल रहा है, आगे देखते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये पॉलिटिकल जस्टिस दिया हुआ है। अब सबसे पहली बात, प्रियम्बल याद होना चाहिए हर व्यक्ति को। पॉलिटिकल जस्टिस की डेफिनेशन क्या होती है, प्रियम्बल में किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है उसके बारे में पूछा है। भाई इसके लास्ट में मैंने प्रियम्बल दिया हुआ है ताकि आप सब लोग इसको प्रिंट आउट निकलवा के दीवार पे चिपकाएं। उसके बाद एज इट इज जैसा लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब इसको याद करने का एक तरीका होता है, एस 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 डी आर ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, या एस ओ एस ई डी ई आर ई ऐसे कुछ कर सकते हो। उसके बाद जस्टिस में JEL ये लिख लेना साइड में, और उसमें है ना SEP लिख लेना, JSEP। एल ऑफ मतलब लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है ना। तो एल के बाद है ना आप टी लिख सकते हो, ई लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, एफ लिख सकते हो, डब्ल्यू लिख सकते हो, मतलब वन वर्ड, क्योंकि याद तो हो ही जाता है। सो इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना। मैंने आपको है ना प्रियम्बल याद करने का तरीका भी बताया है, ऐसे याद किया जा सकता है। 25 बार पढ़ोगे, 50 बार पढ़ोगे, हो जाएगा यार। पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल guarantees equal rights, fair representation and unbiased participation in democracy, ensuring every citizen's voice is heard and respected in governance. Please try to be positive while doing a question on respected government. ठीक है, प्लीज बी विद द गवर्नमेंट, क्योंकि आप गवर्नमेंट ज्वाइन करने वाले हैं, आप सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, तो पॉजिटिव साइड में आपका आंसर होना चाहिए। मैं इसी के साथ एक है ना अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ये मेरा है ना लैम्प सीरीज का प्रोग्राम आने वाला है, इसमें ना लास्ट एमपी प्री एंड मेंस की सीरीज आएगी। मैं इसको लैम्प बुलाना चाह रहा हूँ, LMPPS करके, लैम्प्स करके कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मैंने एक लैम्प भी बनाया है यहाँ पे। सो मेरी कोशिश ये है कि यार हम क्या करें कि प्रीलिम्स और मेंस की पूरा है ना कवरेज करें। सो मैं आपको है ना डिजास्टर मैनेजमेंट जो है अपना पेपर 1 वाला, उसका है ना एक शॉर्ट वीडियो भी बना के दूंगा कि मैं उसमें किस तरीके से कवर कर रहा हूँ, है ना। ज्योग्राफी का सेक्शन भी कवर करके बताऊंगा उसमें थोड़ा सा, और उसके क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल क्या है कि उस पर काम चल रहा है, बहुत सारा अकेले बनाना पड़ता है कंटेंट। बहुत सारी टीम है मेरी, बहुत बड़ी टीम है, इतनी बड़ी टीम मतलब पूरे 50 अकेले लोगों का काम मैं करता हूँ। तो उतनी बड़ी टीम में टाइम लगता है यार अच्छा कंटेंट बनाने में। सो इसको आप सब लोग ज्वाइन करिएगा, और कोई चार्ज नहीं है इसका, जो भी मतलब चार्ज होगा मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे चार्ज लगेगा। अभी फिलहाल फ्री का, हम इसको फ्री में स्टार्ट कर रहे हैं।
10 मिनट में है ना टाइम कम बचा होगा। सो हम इसको अभी है ना फ्री में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा ये बोलना भूल गया, इसमें हम ना मेंस की पूरी कवरेज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी 24 का, 23 का, 22 का, 21 का और 19 का, 19, 20, 21, 22, 23, 24 है ना, 19, 20, 21, 22, 23, अच्छा 20 से कर लेते, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये हम 20 से करेंगे है ना, वहाँ से कर लेंगे। मेरा तो यही प्लान है कि 5 साल का कम से कम मेंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाए। फिर उसके बाद है ना क्वेश्चन नंबर हम 1.3 पे आते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, विच आर द 2 न्यू ब्रांचेस फाउंड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भाई ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत वेग है, मैंने इसका आंसर है ना खुद से ढूंढ के लिखा है, सही बता रहा हूँ मैं। अब ये क्या है, 18 अक्टूबर के आसपास की खबरें हैं। ये पीडीएफ में जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो एक आउटलुक का है, कोई इंडियन एक्सप्रेस का, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये आउटलुक का आर्टिकल है, ये अभी का है। इससे आपको क्या रेफरेंस मिल जाएगा कि है ना कैसे आंसर्स लिखने होते हैं। जब भी पेपर में आप पिछले साल का भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको जो आपका कॉपी चेक करने वाला जो टीचर है, उस व्यक्ति को सब पता होता है। सो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि है ना आपने पिछले साल की खबर लिखी है क्या क्या लिखी, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 आंसर में हमें है ना, हमें 2 नई बेंचेस के फॉर्मेशन के बारे में बताना था, तो क्यों फॉर्म की गई हैं ये लिखा है दोनों के। उसमें मैंने वो दे दिए, नीचे रेफरेंसेस दे दिए। ये रेफरेंसेस पेपर में नहीं लिखने, ये रेफरेंसेस आपके पढ़ने के लिए। फिर 1.4 पे आते हैं। व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 149। अरे यार 149 आर्टिकल हमारे प्रीलिम्स से पूछ लेता है सीएजी का, तो आर्टिकल 149 को डिफाइन कर दो। 149 आर्टिकल सीएजी के ऊपर हो गया, सिंपल। 149 में व्हाट आर द 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडियन पॉलिटिक्स। सो 4 डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, एक होता है कास्ट, एक होता है रिलीजन, एक होता है पॉलिटिकल पार्टी और आइडियोलॉजी, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी और एक कैंडिडेट पर्सनालिटी, सॉरी, कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी एंड कैंडिडेट की पर्सनालिटी, ये आपके 4 सिग्निफिकेंट क्या कहते हैं वो होते हैं वोटिंग बिहेवियर। बस सिंपल, इन्हीं को देख के तो वोट डाला जाता है, और कैसे डालोगे वोट। सिंपल समझा रहा हूँ ताकि ये ना बहुत ज़्यादा एफर्ट, आपको भी बैठ के घंटों भर पेपर समझाए जा रहा है, समझाए जा रहा है। भाई क्या है उसमें, क्यों लगा टाइम पास करना है, बच्चों के पास तो टाइम पास करने का टाइम नहीं होता है। सिविल सोसाइटी का क्या मतलब, सिंपल 1 लाइनर डेफिनेशन, सिविल सोसाइटी refers to organization, institution and group that operate independently from the government, advocating for social interest and public concerns। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, गवर्नमेंट मतलब ओपन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं गवर्नमेंट से अलग, ठीक है ना। एडवोकेट करते हैं कि भाई सोशल इंटरेस्ट क्या है, पब्लिक कंसर्न क्या है, लोगों को कैसे इंप्रूव किया जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। सिविल सोसाइटी सिंपल। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है भाई, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब अरे यार पार्टिसिपेट करना, इसी वर्ड से आप आधा तो वैसे ही समझ गए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मीन्स एंगेजिंग इन एक्टिविटी दैट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजंस मेकिंग सच एज वोटिंग, अटेंडिंग प्रोटेस्ट, ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज और कॉन्टेक्टिंग इलेक्टेड ऑफिशियल्स इज अ वाइटल फॉर फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। मतलब पार्टिसिपेट करना, सिंपल। अब इसको आप पॉलिटिकल देखो, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल लैंग्वेज लिखना इज इंपॉर्टेंट बाबू, ठीक है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.8। देखो कितना जल्दी आ गया, मैं 1.8 पे आ गया ना। चाहो तो आप 1.25 पे भी सुन सकते हो मेरे को, वैसे मैं बहुत ज़्यादा है ना इंटरेस्टेड नहीं होता स्लो बोलने में, मेरी आदत नहीं है स्लो बोलने की, मैं नहीं ऐसे नहीं चाहता भाई। सिंपल है, जल्दी जल्दी पढ़ो यार, क्या टाइम वेस्ट करना है यार, 10 मिनट में ख़त्म करना था, पता नहीं कितना टाइम हो गया, मैंने तो नोट नहीं करा इस बार। 4 मेरिट्स ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब 4 मेरिट्स बताने हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के। तो क्या इंश्योर करता है यार, इक्वल वोटिंग राइट्स मिलेंगे, डेमोक्रेसी प्रमोट होगी, सिटीजन एम्पावर होंगे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अब ऊपर वाला क्वेश्चन आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, सिंपल, ठीक है ना। उसके अलावा है ना क्या हो सकता है, हम उसके अलावा है ना अकाउंटेबल बन सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा डेमोक्रेटाइजेशन बढ़ सकता है हमारा, हमें जस्टिस जो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, कम्युनल हार्मनी बढ़ता है उससे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से, कि भाई सबको समान वोटिंग अधिकार मिले हुए हैं, तो सब एक दूसरे को बराबर मानते हैं। दीज आर द थिंग्स इंक्लूड कर दो, ये आंसर में लिख दो अपना, हो गया। 1.8 पे आ गए। 1.9 फोर्ट कौटिल्य के द्वारा जो पूछे गए कितने 4 प्रकार के फोर्ट हैं, कि कितने प्रकार के फोर्ट हैं ज़रा देखें, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्ट्स। तो भाई इसमें तो मैंने 4 प्रकार के ही लिखे हैं, एक डेजर्ट फोर्ट है, एक मड फोर्ट है, एक वाटर फोर्ट है और एक हिल फोर्ट है। अब इसकी है ना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ना नीचे मिल जाएगी। 1.9 पे जाते हैं बाबू, ये देखो वाटर फोर्ट दिया हुआ है,
आइलैंड फोर्ट दिया हुआ है, प्लेन फोर्ट्रेस दिया हुआ है, हिल दिया हुआ है, केव दिया हुआ है, फॉरेस्ट दिया हुआ है, अर्थन दिया हुआ है, ह्यूमन फोर्ट दिया हुआ है। इतने सारे तो मैंने वैसे इधर दे दिए हैं एक्सप्लेनेशन में भाई, 4 देने थे 8 दे दिए, ठीक है ना। वो गाना नहीं है माई नेम इज लखन करके जो है, उसका याद आ गया मेरे को। ओके 1.10 पे आए। ऑन 1 नवंबर 1956 को 4 लेजिस्लेटिव असेंबली को मर्ज करके ना, रीऑर्गेनाइजेशन मर्ज करके क्वेश्चन पूछा गया है कि है ना, राइट द नेम ऑफ 4 लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी बनाने में यार हर चीज डिटेल एक्सप्लेनेशन करो यार, पढ़ लो यार खुद से क्वेश्चन। उन चारों के नाम लिखने दे, कहाँ है? हाँ ये मध्य भारत था, विंध्य प्रदेश था, भोपाल था और अनडिवाइडेड एमपी था। उन चारों को मर्ज कर दिया गया, रीऑर्गेनाइज एमपी कर दिया गया उसको। हमें मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था? माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब इतना याद रख लेना, पहले उस समय के और उसके बाद हमारे जितने भी है ना एमपी में जितने भी सीएम रहे हैं उन सबके नाम याद कर लेना, गवर्नर के नाम याद कर लेना, जो हाई कोर्ट के है ना हमारे चीफ जस्टिस होते हैं ना, चीफ जज होते हैं जो हमारे हाई कोर्ट के एमपी के, उनका नाम याद कर लेना अभी तक के। गारंटी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आएगा प्रीलिम्स में, बोनस। फिर उसके बाद 1.11 पे आते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई 163 आर्टिकल के बारे में पूछा है, सिंपल। आप डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख के आओगे तब भी चलेगा, नहीं भी लिख के आओगे तब भी चलेगा। अच्छा मैंने इसका एक एक्सप्लेनेशन में 1.11 में नीचे जाएंगे जब हम, तो मैंने ना डिटेल एक्सप्लेनेशन करा है प्रेसिडेंट साहब के साथ। अब प्रेसिडेंट साहब के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, ठीक है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है उनके पास, सिचुएशन के हिसाब से डिस्क्रिशनरी पावर होती है। वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे काम करते हैं, सीओएम पे काम करते हैं, आर्टिकल 74। बहुत सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने, बहुत सिंपल तरीके से, इससे ज़्यादा सिंपल तरीका नहीं हो सकता इसको समझने का। फिर उसके बाद हम शायद है ना 1.12 पे आ चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरे को वीडियो 1 मिनट एक बार पॉज करके दोबारा शुरू करनी चाहिए, है ना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। सो मैं वापस आ गया हूँ यार, वो वीडियो थोड़ी लंबी खींच गई, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है अगला, बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट और उनकी जो कमेटी जिसके थ्रू वो अपॉइंट होते हैं उनकी है ना डिटेल पूछिए। कौन अपॉइंट करता है? सिंपल, सीवीसी के बारे में दिया हुआ है, प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ सीवीसी जो है वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, और कमेटी को हेड कौन करेगा? पीएम साहब करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। अभी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन देख लीजिए आप, हमारे होम मिनिस्टर साहब का नाम देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब का नाम देख लीजिए, वो सब लोग मिलकर के है ना माननीय राष्ट्रपति जी को है ना सौंप देते हैं सीवीसी कौन बनेगा। उनकी क्वालिफिकेशंस होंगी, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं सब लोग। हो गया। इसको मैंने कोशिश की है 25-25 वर्ड्स में मैक्स टू मैक्स लिखने की। आप इसको अगर कॉपी करके एज इट इज अगर आप लिख के देखेंगे तो आ जाएगा उतने वर्ड्स में, मुझे ऐसा लगता है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ सेक्रेटरी। ये क्वेश्चन ना ट्रिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्रिक क्वेश्चन कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है पहली बार, मतलब मुझे ऐसा लगा इतने सारे क्वेश्चंस में ना 12 क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कोई 65 लिख के आएगा, कोई 60 लिख के आ जाएगा, कोई कुछ लिख के आ जाएगा। भाई कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, बढ़ाया जा सकता है। इट कैन बी वेरी स्टेट एंड इज ऑफन इन्फ्लुएंस बाय सीएम के डिस्क्रिप्शन पे होता है, सीएम साहब के डिस्क्रिप्शन में, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब डिस्क्रिप्शन पे। टिपिकली चीफ सेक्रेटरी सर्व्स अंटिल रिटायरमेंट, दो ट्रांसफर और अर्ली रिमूवल्स आर पॉसिबल। तो वो रिटायरमेंट तक काम करते हैं। रिटायरमेंट 60-65 ही होता है, वैसे तो 65 होता है नॉर्मली, बट डिपेंड करता है यार, वो सीएम साहब को पसंद आया तो उन्होंने रख लिया, उनको अपॉइंट करके रखा। अब इसमें क्या है कि 6 हो रहे थे। देखो 1.14 पे आते हैं। पहली बात तो इन्होंने ना पीवीटीजीज के बारे में पूछा है। पहली बात तो 6 मिल रहे थे मेरे को, तो मैंने कहा चलो 3 ही इंक्लूड करेंगे, बैगा भारिया सहरिया, ताकि है ना बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, मेरे को भी कन्फ्यूजन ना हो। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, आपको ये दिख रहा होगा, ये ज़्यादा वर्ड्स में है। इट्स नॉर्मल थिंग, ठीक है। अगर इसमें आपके मार्क्स कट रहे हैं, अगर वो इसमें आपके मार्क्स काट दे रहा है, तो आई थिंक सो 1.5 नंबर तक मिल जाना चाहिए, एक नंबर भी मिल जाना चाहिए, क्योंकि हम पर्टिकुलर जो चीज़ मांगी गई वो पूछी है उसमें, वही बताइए। पीवीटीजीज पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इन एमपी इंक्लूड बैगा भारिया सहरिया, फेस सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करते हैं।
कैरेक्टराइज बाय लो लिटरेसी है उनका, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होता है ना, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है उनकी, ऐसा अभी रिकॉर्ड करा जा रहा है, तभी तो पीवीडीजीज हैं वो। और ना वल्नरेबल में आते हैं ना, इसीलिए द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक स्कीम फॉर देयर डेवलपमेंट focusing on their preserving their culture and improving living conditions through education, healthcare and infrastructure initiatives. So मैंने इनका थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, देखो भाई यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। और इनमें है ना, गवर्नमेंट ने पीवीडीजीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिक क्राइटेरिया दैट हाईलाइट देयर वल्नरेबिलिटी। तो इसमें मैंने 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि है ना, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, लो लिटरेसी है, स्टेगनेंट पॉपुलेशन हो रहा है उनका, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं उनको बचाने के लिए, और ये एक छोटा सा फ्रेमवर्क ऑफ द कंक्लूजन। तो मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई इसको पढ़ के देखना, है ना, मज़ा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो। मैंने तो बोला ही नहीं एक बार भी सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का वीडियो को, यार दोस्तों को शेयर करो, लोगों को जोड़ो यार, मेरे को अच्छा लगेगा, मैं खुद भी कोशिश करूँगा और अच्छे से आपके लिए कंटेंट बनाऊँ। मैं कोई पर्टिकुलर ऐसा टीचर नहीं बनना चाहता, बट मैं चाहता हूँ कि यार कंटेंट अच्छा रहे, थोड़ा है ना मूड चिल आउट रहे। बहुत बकवास भी कर रहा हूँ ज़्यादा। फिर उसके बाद है ना 1.15 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.15, हमारी बढ़िया लाडली बहना स्कीम जो पूछी गई है इस बार। तो लाडली बहना स्कीम इन मध्य प्रदेश एम्पावर करती है विमेन को, 1250 रुपये पर मंथ का सपोर्ट देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट। इसका ऑब्जेक्टिव लिख के आना इज मैंडेटरी। अगर ये पूछा है, स्कीम पूछी है, तो ऑब्जेक्टिव लिख के आना है बाबू। कुछ भी हो जाए, मैं बिहारी नहीं हूँ, बट कुछ भी हो जाए आपको ऑब्जेक्टिव लिख के आना है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव लिखने से क्या फ़ायदा, वो देखेगा कि यार आपको सिर्फ यही नहीं है कि आप 1250 लिखे आए, फिर हर महीने 250 पढ़ेंगे, कोई वो लिखे आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो सके, अपनी हेल्थ, अपनी न्यूट्रिशन, अपने बच्चे का ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल, इंक्रीजिंग वुमेन डिसीजन इन मेकिंग। मतलब क्या होता है कि कभी कभी ना विमेन ना फैमिली में अपने पति पर डिपेंडेंट होती है प्रॉपरली, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती उस चीज़ की, उनको कुछ काम का भत्ता नहीं मिलता, क्योंकि वो तो है ना घर की लक्ष्मी है, देवी है, लेकिन फिर भी वो डिप्राइव्ड हो जाती हैं, थोड़ी सी बैकवर्ड रह जाती हैं थोड़ी सी। तो उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए दिया गया है इसको। इससे क्या होगा, 1250 रुपये आ रहे हैं, वो अपना खर्चा, अपने कुछ भी छोटी मोटी चीज़ों का खर्चा, यार कुछ होता है ना यार, किसी व्यक्ति को, कोई महिला है, उसको अपने है ना पोषण के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए वो खरीद सकती है। सो दीज आर दी 15 क्वेश्चंस जो मैंने कोशिश करी है जल्दी से जल्दी समझाने की। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यार इस बार ना मैं थोड़ा कंटिन्यूस रहूं। मैंने पहले 2 चैनल बनाए थे MPPSC के, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं उन पर काम नहीं कर पाया। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं ना। इसी के साथ मैं आपको एक ये वाला जो क्या कहते हैं, पूरा मैं इसकी सीरीज बताऊंगा, ये मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, है ना, प्ले करके। ओके, अबे अच्छा ऐसे नहीं होता है इसको, अच्छा ये ऐसे फिर नहीं होता है। मज़ा तो आ रहा होगा है ना छेड़ने में आपको। ओके, इसको 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 क्या करें अपन, इसको क्या करें, इसको स्लाइड शो में, ओके फ्रॉम करंट स्लाइड कर देते हैं, ऐसे आता है। बताइए, इतनी मेहनत करनी पड़ी। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर देना बाबू, सब लोग सब्सक्राइब कर देना। ओके, चैनल को लाइक, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मचा देना शोर, है ना। चलो रखता हूँ। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।